आजादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र न हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस एक इंसान का नहीं, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। सुभाष चंद्र बोस भारत मां के उन वीर सपूतों में से एक हैं, जिनका कर्ज आजाद भारतवासी कभी चुका नहीं सकते। तो आइए आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में सुभाष चंद्र बोस को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, तब किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियम आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनाले में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। सुभाष चंद्र बोस के पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या ना देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर में उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 5 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। साल 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त करते हुए यह परीक्षा पास कर ली। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए। उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में ICS बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाते। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES माउंटेग्यू को ICS से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। इस फैसले से सुभाष चंद्र बोस की मां को उन पर बड़ा गर्व था। जून 1921 में सुभाष चंद्र बोस स्वदेश वापस लौट आए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन में सहयोगी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया।
सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवाओं की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस उनके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू को रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने ये मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगा, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस ने बंगलौर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष चंद्र बोस की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इंग्लैंड की इसी कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना। कविकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष चंद्र बोस को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया है तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष चंद्र बोस को चुनाव में 1580 मत मिले और सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से चुनाव जीत गए।
मगर चुनाव के नतीजों के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से सहमत नहीं हैं, तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष चंद्र बोस को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष चंद्र बोस कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिनों बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम की ओर अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष चंद्र बोस की युद्ध ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। इसके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार के कैद से उन्हें रिहा करने के लिए लोगों ने अनशन करना शुरू कर दिया। हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। 29 मई 1942 के दिन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के सर्वोच्चम नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। अंत में सुभाष चंद्र बोस को पता लग गया कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह से वे अपने साथियों के साथ पूर्वी एशिया के लिए निकल पड़े। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापान सेना के सहयोग से अंग्रेज पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जीत लिया। यह द्वीप आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा
और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मैनचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना से हो गई। इस दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके अन्य साथी मारे गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस दुर्घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किए। दोनों बार यही नतीजा निकला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए थे।